हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का राजकुमार एजुकेटर चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास भूगोल के अंदर जिसका टॉपिक है आज मृदा संसाधन पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हम संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं, भू संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं हम मृदा संसाधन। क्या होता है मृदा संसाधन? मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है जिसके निर्माण में उच्चावच, सस्तर, शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय आदि कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मृदा जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा को बनने में लाखों साल लगते हैं और इसमें सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जैसे कि वनस्पति, वायुमंडल, जलवायु, शैल और अन्य जैव पदार्थ, इन सभी का बहुत ही योगदान होता है इसे बनने में। और जैव और अजैव दोनों ही प्रकार की होती है और छोटी सी परत, कुछ सेंटीमीटर की परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि जलोढ़ मृदा, नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वनीय एवं पहाड़ी मृदा, जवाली मृदा, लवणीय मृदा, पीट या जैविक मृदा। ये मृदा के प्रकार हैं, तो इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों, यानी कि जो बहाकर जो भी चीज़ें आती हैं बहाव में, वह निक्षेप कहलाते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। यह मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में के लगभग 45.6% भाग पर विस्तृत है। जलोढ़ मृदा की उर्वरता क्षमता अधिक होती है। उर्वरता क्षमता इसकी अधिक होती है। यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों व दलहन फसलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। जैसे कि भारत का उत्तरी इलाका, इसमें ज़्यादातर ये मृदा पाई जाती है और इसमें ज़्यादातर गन्ना, चावल, गेहूं और अनाजों की और दलहन की खेती की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को बांगर और खादर 2 प्रकार की मृदाओं में विभाजित किया जा सकता है। बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर उसे कहा जाता है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यह 2 प्रकार की होती है, नवीन बांगर और खादर। बांगर के कण थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन बांगर के कण थोड़े बारीक होते हैं और खादर के कण थोड़े मोटे होते हैं। नंबर 2 काली मृदा। इस मृदा को रेगूर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काली कपास मृदा भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6% भाग में विस्तृत है, यानी कि 45.6% भाग में विस्तृत है। यह मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जो लावाजनक शैलों से बनी है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एवं बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी की
घाटियों तक पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और यदि यह मिट्टी यदि सूख जाती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, और इसमें पानी जब डाला जाता है तो यह बहुत ही पिचपिची टाइप की, चिकनाहट टाइप की हो जाती है। लाल एवं पीली मृदा 10.6% क्षेत्र पर विस्तृत है। 10.6% क्षेत्र पर विस्तृत है। लोह ऑक्साइड के कारण लाल रंग, लोहे, एल्यूमिनियम तथा चूने का अधिक अंश तथा तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें लोह ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, और यदि इसमें मिट्टी में थोड़ा पानी मिला दिया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। इस वजह से इसे लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। और इसमें एल्यूमिनियम और चूने की भी अधिकता पाई जाती है। तंबाकू, बाजरा, दलहन आदि खेती के लिए उपयुक्त है। यह ज़्यादातर तमिलनाडु में अधिक पाई जाती है। नंबर 4, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा 3.7% क्षेत्र पर विस्तृत, लोह एवं एल्यूमिनियम की अधिकता 3.7% क्षेत्र पर यह पाई जाती है, और इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। अब से अपेक्षाकृत कम उर्वरक होती है, यानी कि इनके मुकाबले यह कम उर्वरक होती है। चाय, कहवा, रबड़, काजू की खेती के लिए यह उपयुक्त है, और केरल जैसे राज्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है। केरल में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा 4% क्षेत्र पर विस्तृत, बलुई से बजरी युक्त, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन व नमी की कमी, सिंचाई के माध्यम से ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज व सरसों की खेती के लिए उपयुक्त राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। यह 4% क्षेत्र पर फैली हुई है। यह बजरी युक्त है, रेते से युक्त है, क्योंकि मरुस्थल से समझ आ रहा है कि इसमें रेत की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होगी, तो इसमें नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। सिंचाई के लिए जो है प्रॉब्लम होती है, और इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन की कमी होती है, जैविक पदार्थ की कमी होती है, क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा निकलती है और उर्वरता नहीं बन पाती है। तो इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों की खेती हो सकती है। जैसे कि राजस्थान देखते हैं आप, राजस्थान में मरुस्थल है, तो राजस्थान में यह मिट्टी पाई जाती है। अब है वनीय एवं पहाड़ी मृदा। जैसे कि इससे नाम से ही जाना जाता है कि वनीय एवं पहाड़ी मृदा 8% क्षेत्र पर विस्तृत है। स्वभाव में इसे अम्लीय है, जीवाश्म की प्रचुर मात्रा है, पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव है। सेब, नाशपाती व आलूचा की फसल के लिए उपयुक्त है। यह मृदा पहाड़ी क्षेत्रों पर या पहाड़ों के वनीय क्षेत्र पर पाई जाती है, और इसमें प्रचुर मात्रा में जीवाश्म की मात्रा होती है, और यह अम्लीय होती है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें सेब, नाशपाती, आलूचा की फसल बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब नंबर 7 पर है लवणीय मृदा। इसे रेहे, कल्लर, ऊसर, धूर, चौपन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में विस्तृत है। इसमें जिप्सम डालकर लवणता कम की जा सकती है। इसमें खरापन होता है, इस वजह से यह खेती के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। नंबर 8, पीट या जैविक मृदा। सामान्यतः गाढ़े व काले रंग की होती है। यह गाढ़े एवं काले रंग की
होती है और इसमें 40 से 50% जैव पदार्थ की उपस्थिति होती है, क्योंकि जैविक मृदा से नाम याद आता है कि जैव पदार्थ की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। यह मृदा भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता से युक्त वन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। वन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। यह बिहार के उत्तरी भागों, दक्षिणी उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह था मृदा का वर्गीकरण और मृदा का विस्तृत अध्ययन। अब देखते हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। धीरे धीरे मृदा में कटाव आना शुरू हो जाता है, बारिश के कारण, वायु के कारण या मानव की किसी क्रियाओं के कारण, तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा की जो ऊपर की परत होती है वह कमज़ोर होती जाती है, तो उसे मृदा अपरदन कह सकते हैं। तो मृदा अपरदन 3 प्रकार से हो सकता है, जैसे कि वायु अपरदन के कारण, जल अपरदन और मानव के कारण। वायु अपरदन जैसे कि हवा चलती है, हवा चलने के साथ साथ बहुत तेज हवा चलने के साथ साथ वह मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी के ऊपर का हिस्सा उड़ा के ले जाती है, तो उसे हम वायु अपरदन या पवन अपरदन कहा जाता है। इसको सही करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि पट्टी कृषि। बड़े खेतों की कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और हर पट्टी के बीच घास उगाने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमज़ोर करता है। रक्षक मेखला, खेतों के चारों तरफ पौधों की रक्षक मेखला या पट्टियाँ लगा दी जाती है, जो हवा की गति को कम करने में प्रभावी होती है। तो इस जरिए हम वायु अपरदन को या पवन अपरदन को हम रोक सकते हैं। जल अपरदन, बहते हुए जल के कारण मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, तो वह जल अपरदन कहलाता है। तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं? सामुदायिक भागीदारी एवं वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण करके इसे रोका जा सकता है, जिस कारण हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया। जिस प्रकार हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया, पंचकुला जिले में भी ऐसे ही किया गया था, जिससे कि जल अपरदन की रोकथाम की गई। संवर्धित जल संभर विकास के द्वारा, जैसे कि मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में किया गया, इससे भी जल अपरदन को रोका जा सकता है। मानवीय कारण, मानव भी बहुत ज़्यादा चराई करता है और वृक्षों को काट रहा है, इसलिए मृदा अपरदन हो रही है। इसे भी बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? समोच्च कृषि व सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देकर, अति चराई पर रोक लगाकर, वनारोपण करके, संरचनात्मक बांध बनाकर, तो इससे हम रोक सकते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा मृदा अपरदन का टॉपिक। तो यह चैप्टर अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। थैंक यू।